नमस्कार। आप सभी का आज की लाइव क्लास में स्वागत है। आज की लाइव क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और जनरल साइंस में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं केवल हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अपने कंटिन्यू लाइव क्लास है वो चल रही है और आप लोग उससे जुड़ भी रहे हो। प्रत्येक दिन हम बायो के कुछ जैसे मेन टॉपिक की बात करें कि एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहले हमने पाचन के बारे में बात किया था, श्वसन के कुछ क्वेश्चन लिए थे जो मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आज उत्सर्जन के कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग पहले अपने दोस्तों के साथ में क्लास है उसको लाइव शेयर कीजिए और उसके पश्चात क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए। हम पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में पहले शेयर कर दो क्लास को, उसके बाद में हम क्लास से को स्टार्ट करते हैं। साहित्य के जो ये क्वेश्चन सॉल्व क्लास हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इन क्लासों से आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे और साथ में जो मेन टॉपिक आते हैं वो भी आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। तो हम ज़्यादा अपना समय बर्बाद किए बगैर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है यूरेनिया में संचित अवशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया को कृत्रिम वक्र के द्वारा किस विधि के प्रयोग से उत्सर्जित किया जाता है? ऑप्शन है मूत्रण, हीमोलाइसिस, यूरियोलिज्म, रक्त अपहन। दोबारा देखना क्वेश्चन। यूरेनिया में संचित अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया को कृत्रिम वक्र के द्वारा किस विधि के प्रयोग से उत्सर्जित किया जाता है? आपके लिए चार ऑप्शन है, मूत्रण, हीमोलाइसिस, यूरियोलिज्म और रक्त अपहन। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ हद तक, जैसे यदि उत्सर्जन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, हमारी बॉडी में उत्सर्जन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चनों के अंदर ये क्वेश्चन बहुत अहम रखता है, अहम है। उसका कारण मैं बताऊंगा। आप लोगों को अगर ये आ रहा है तो ज़रूर बताइए या फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन स्टार्ट में यूरेनिया लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई यूरेनिया है क्या। यूरेनिया एक रोग होता है। यूरेनिया किसको बोला जाता है? एक रोग होता है। यूरेनिया किसको बोला जाता है? जो वक्र होता है, हमारा किडनी होता है, उसके अंदर यदि यूरिया है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यदि वक्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को क्या बोला जाता है? यूरेनिया बोला जाता है। और यदि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो रक्त है, हमारा रक्त है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ रही है तो उस रोग को हम क्या बोलेंगे? यूरेनिया। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है मतलब रोग क्या कहलाएगा? यूरेनिया कहलाएगा। अब अगर उस रक्त में से यूरिया को बाहर निकालना है तो कौन सी विधि काम में ली जाएगी? चारों ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या होगा? रक्त अपहन या डायलिसिस इसको बोला जाता है। रक्त अपहन या डायलिसिस इसको बोला जाता है। ठीक है। रक्त अपहन विधि मतलब कृत्रिम वक्र विधि कौन सी होती है? रक्त अपहन विधि होती है। तो देखो सही ऑप्शन कौन सा होगा? रक्त अपहन। अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यदि हमारे शरीर के अंदर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको तो बोला जाता है यूरेमिया। यदि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है उसको तो बोला जाता है यूरेमिया। और उस रक्त में से रक्त को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम अपहन का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आप लोगों के अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन के बारे में। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रक्त अपहनी क्रिया के दौरान अणु का सेलोफेन झिल्ली के द्वारा परिवहन आधारित होता है। ऑप्शन है दाब प्रवणता, सांद्रता प्रवणता, सक्रिय परिवहन और उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है ज़रूर बताइए, क्योंकि रक्त अपोहन से संबंधित अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन देख लो। रक्त अपोहनी क्रिया के दौरान अणु का सेलोफेन झिल्ली के द्वारा परिवहन आधारित होता है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से पहुंचता है, कौन सी क्रिया के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन है दाब प्रवणता, सक्रिय प्रवणता, सांद्रता प्रवणता और उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा सांद्रता प्रवणता, मतलब निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता। दाब अगर ज़्यादा लगेगा तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ वृद्धि करेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सांद्रता प्रवणता। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सांद्रता प्रवणता। बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन देखिए और इसको पढ़िए, समझिए। अगर आ रहा है तो जवाब जरूर दीजिए। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का कारण होता है। ऑप्शन है रक्त दाब में वृद्धि होना, दूसरा रक्त के प्रासरण दाब में कमी होना, तीसरा मेलपीती कणिकाओं के नष्ट होने के कारण, चौथा समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण। तीसरा को समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण। तो देखो मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का कारण मतलब जैसे कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि मूत्र विसर्जन के समय मूत्र के साथ में रक्त है वो बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि मूत्र विसर्जन के समय रक्त है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। रक्त दाब पहला, प्रासरण दाब, तीसरा मेलपीती कणिकाओं नष्ट होती है और चौथा समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं। देखो ये कणिक ये उत्सर्जन के भाग होते हैं। जब उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें ये भाग होते हैं, जैसे समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ और दूरस्थ। उसके पश्चात मेलपीती कणिकाएं भी पाई जाती है, कोशिका गुच्छ भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न भाग होते हैं। तो सही ऑप्शन इसके अंदर कौन सा होगा? देखो मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का कारण होता है तो सही ऑप्शन होगा इसका मेलपीती कणिकाओं के नष्ट होने के कारण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जामों के अंदर ये पहले भी आ चुका है, हो सकता है आगे भी आ जाए। तो मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? मेलपीती कणिकाओं के नष्ट होने के कारण मूत्र में क्या होता है? एल्ब्यूमिन आने लग जाता है। तो आप लोगों की अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके लिए, पीत वर्णकों का मूत्र में उत्सर्जन एक लक्षण है। ऑप्शन है एड्सिन रोग, अर्कता रोग, मधुमेह रोग और पीलिया रोग। देखिए और जवाब दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। पीत वर्णकों का मूत्र में उत्सर्जन मतलब जो पीत वर्णक पाए जाते हैं उनका मूत्र में उत्सर्जन होने से कौन सा रोग होता है? इजी क्वेश्चन है, शायद आपको नाम से ही इसका जवाब मिल जाएगा। पीत, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, शायद आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। पीत वर्णकों का मूत्र में उत्सर्जन एक लक्षण होता है। कौन से रोग का लक्षण होता है? पीलिया रोग का। कौन से रोग का लक्षण होता है? पीलिया का। जैसे मान लो कि जब पीलिया रोग होता है तो नाखून होते हैं, उनके शीर्ष भाग है वो पीला हो जाता है, आंखें हैं उनका रंग है वो पीला दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्या होते हैं? इनके मेन लक्षण होते हैं। तो पीत वर्णक होता है जब वो मूत्र के अंदर उत्सर्जित, मूत्र के साथ में उत्सर्जित होने लग जाता है तो जो मूत्र होता है उसका रंग भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है और उस रोग को क्या बोला जाता है? पीलिया रोग बोला जाता है। अब देखो ये हो गया आपके चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेमेट्यूरिया का अर्थ होता है। क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह से और समझिए, आंसर दीजिए। अगर आपको पता है तो इसका जवाब है वो जरूर दीजिए कि क्या होता है। हेमेट्यूरिया का अर्थ होता है, ऑप्शन है आंतरिक रक्त स्त्राव, सेकंड मूत्र में रक्त, थर्ड रक्त कैंसर और फोर्थ रक्त विषाक्तता। मतलब
सीधा सा एक शब्द दिया हुआ है आपको, हीमेट्यूरिया। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? हीमेट्यूरिया होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो आपको केवल इसका एक जवाब देखना, सीधा सा मतलब क्या होता है? मूत्र में रक्त, मूत्र में रक्त मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? हीमेट्यूरिया कहा जाता है। जब मूत्र के अंदर रक्त मिल जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? हीमेट्यूरिया कहा जाता है। कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। इससे अगला क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मधुमेह एक रोग है जिसमें मूत्र में होता है। ऑप्शन शर्करा, लवण, वसा, प्रोटीन। आप लोगों को आ रहा है तो जवाब जल्दी से दीजिए, और क्लास है उसको लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा लोग हैं वो जुड़ जाए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उतने में देखो साथ में इस प्रश्न का जवाब भी दीजिए। मधुमेह रोग, पता है मधुमेह रोग नाम सुना होगा। मधुमेह एक रोग होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, जिसमें मूत्र में होता है। ठीक है, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? शर्करा होती है, लवण होता है, वसा होता है या प्रोटीन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। कई लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, कमेंट नहीं करते या जवाब नहीं देते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर हम सवाल और जवाब आपस में करेंगे, उसी से क्या होगा कि क्वेश्चन है वो पूरी रूप से या पूर्ण रूप से क्लियर होगा। जब तक कंप्लीट सवाल जवाब नहीं होता तब तक क्लियर नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शर्करा। सही जवाब कौन सा होगा? शर्करा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वक्र किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब कृत्रिम वक्र की प्रक्रिया होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? 4 ऑप्शन, हाइड्रोलाइसिस, डायलाइसिस, लाइसिस, स्त्रवण। देखो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के चारों ऑप्शन है वो सम्मान से लगते हैं देखने में। जैसे अगर हम उनको देखें तो ऐसा लगता है कि चारों सेम से हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस, डायलाइसिस और लाइसिस, ये तीनों बिल्कुल सेम से हैं। एक चौथा स्त्रवण अलग है थोड़ा, बल्कि 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम से हैं। तो इसके अंदर सही कौन सा होगा? क्या जो अलग है वो सही होगा? आप लोग क्या करते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है, उसका जवाब अगर आपको नहीं आ रहा है और आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 में से जो अलग ऑप्शन है, क्या आप वही ऑप्शन करते हो? अधिकांश तो वही करते हैं। चलो बताओ कमेंट में कौन कौन इस प्रकार जवाब देता है। अगर आपके एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है और माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का लगाना है, तो उस तुक्का आप किस प्रकार से लगाते हो? इसी प्रकार से लगाते हो। लेकिन एक हमेशा आप सुनते हो कि अगर हम तुक्का लगा के कभी पास नहीं होते हैं या ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, उसका सीधा सा उदाहरण ये है। अगर आप इसके अंदर तुक्का लगाओगे तो कौन सा लगाओगे? चलो बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ कौन सा लगाओगे। 1 मिनट का टाइम लेते हैं हम कि इसके अंदर अगर आप लगाते हो तो किस प्रकार से लगाओगे। शायद अधिकांशतः यही लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। कौन सा लगाएंगे? यही लगाएंगे। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है। देखो कृत्रिम वक्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? कौन से सिद्धांत पर? डायलाइसिस सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? डायलाइसिस सिद्धांत पर। तो ये क्वेश्चन ये गलत है आपके बिल्कुल। कौन सा सिद्धांत होगा? डायलाइसिस सिद्धांत होगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें इस प्रकार से तुक्का अपने को बिल्कुल नहीं लगाना है, समझना है। अगर माइनस मार्किंग होती है तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है। ये नहीं देखना है कि ये 3 सेम से लग रहे हैं तो ये सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ 100 में से 1-2 बार इस प्रकार का लग सकता है आपका, लेकिन इस प्रकार का काम आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या होता है देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विकसित। देखो ये करंट का क्वेश्चन भी है और साइंस के अंदर करंट क्वेश्चन है वो अधिक पूछे जा सकते हैं। तो करंट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे, समझना। हाल ही में विकसित सतत एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलाइसिस। सतत, पूरा नाम देखना, सतत एम्बुलेटरी पेरिटोनियल
डायलाइसिस। CAPD, CAPD, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। CAPD का पूरा नाम क्या होता है? CAPD का पूरा नाम होता है सतत एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस में उपयोगी डायलाइसिंग झिल्ली है। उपयोगी डायलाइसिंग झिल्ली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं देखा होगा शायद तक आप लोगों ने, आज तक किसी भी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इस प्रकार के करंट के क्वेश्चन या आपके किसी टीचर ने ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाया होगा। ऑप्शन है आपके पास में सेलोफेन झिल्ली, अंडा झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? समझिए, हाल ही में विकसित सतत एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलाइसिंग CAPD में उपयोग डायलाइसिंग झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? पेरिटोनियम झिल्ली। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पेरिटोनियम झिल्ली। सही ऑप्शन हो गया पेरिटोनियम झिल्ली। क्लियर? इससे अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन है रीनल कैल्कुलाई, गुच्छोथ, यूरेमिया, कीटोन्यूरिया। ये क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने, और ये क्वेश्चन रिपीट मैंने इसीलिए किया कि आप लोग कितना अच्छी तरह से क्लास को देखते हो। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व करवा दिया है, इसी क्लास के अंदर सोल्व करवाया है। अच्छी तरह से अपना दिमाग लगाइए। हाँ, इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर पहले क्वेश्चन बना हुआ था, और जो अब क्वेश्चन है वो उस टाइम आंसर बना हुआ था। अदला बदली हुई है और बाकी क्वेश्चन है कंप्लीट करवा दिया है। तो आप अच्छी तरह से बताइए, इसको सोच विचार करके कंप्लीट अच्छी तरह से समझ के जवाब दीजिए। इसका बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो, रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को कहते हैं। रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन है रीनल कैल्कुलाई, बी गुच्छोथ, यूरेमिया और कीटोन्यूरिया। देखो, यदि रुधिर में यूरिया मिल जाता है, यदि रुधिर में यूरिया मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? यूरेमिया रोग कहते हैं। एक रोग होता है जिसको क्या बोला जाता है? यूरेमिया कहते हैं। यदि रुधिर में यूरिया मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? यूरेमिया। सही ऑप्शन कौन सा हो गया? यूरेमिया। अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन देखिए और इसका जवाब दीजिए कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति को किससे पहचाना जाता है? ऑप्शन है बेंडिक्स परीक्षण द्वारा। जैसे प्रयोग करते हैं हम, परीक्षण करते हैं। जैसे यदि मान लो मूत्र में शर्करा मिल गई है, मूत्र के अंदर शर्करा मिल गई है, तो किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? कौन सा परीक्षण करेंगे? तो सही जवाब क्या होगा? देखो, बेंडिक्स परीक्षण द्वारा, सूडान परीक्षण द्वारा, आयोडीन परीक्षण द्वारा, बायोरेट परीक्षण द्वारा। तो इसके अंदर कौन सा जवाब है वो सही होगा? जरूर बताइए, सही जवाब कौन सा होगा? बेंडिक्स परीक्षण द्वारा। कौन सा जवाब सही होगा? बेंडिक्स परीक्षण। अच्छी तरह से देखना, कौन सा जवाब सही हुआ? बेंडिक्स परीक्षण इसके अंदर सही हुआ। तो देखो, अभी हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए। 10 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे? कमेंट कीजिए और खुद देखिए कि हमें नए क्वेश्चन कितने सुनने को मिले, कितने क्वेश्चन ऐसे हमें देखने को मिले जो आज तक हमने कभी नहीं देखे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिले। क्या आप लोगों को इस क्लास से कुछ फ़ायदा मिल रहा है? आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्लास है हमारे लिए लाभदायक है, हमें इससे फ़ायदा मिल रहा है? तो ज़रूर आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। और नियमित रूप से अपने जो लाइव क्लासें हो रही है उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं क्लास के साथ में जुड़िए। और जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप जुड़ते हो वापस बंद कर देते हो, 1 मिनट देखते हो, नहीं। आप जब कंप्लीट क्लास देखोगे तभी आपको उस क्लास का सारांश है वो समझ आएगा। अगर आप स्टार्ट करते हो फिर बंद कर देते हो तो उसमें आपको कोई सारांश वो समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं इससे अगले क्लास में।